चाय बगान में आपका 1,000 लक्ष्मी भंडार में चाय बगान को सुंदर तरीका से पीएफ, बेचोटी, वेजेस, बोनस, अर्न लीव हमारा ये सब मिले। नॉर्थ बंगाल में चाय बगाई क्षेत्र के हमारे श्रमिकों का भरोसा बीजेपी के ऊपर में है। ये देख रही है कि तृणमूल कांग्रेस हमारा जो समस्या, मूल समस्या को समाधान नहीं कर पा रही है, वो वोट बैंक का राजनीति कर रही है, लेकिन मूल मुद्दा पर नहीं आ रही। नमस्कार जोहार प्राइम सादरी में उनका स्वागत है। हाल ही में 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके और उसका रिजल्ट भी आ चुके और हमने जानी नॉर्थ बंगाल का अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग एरिया भाजपा जीत चुकी है यहाँ से। और जीतने के पीछे भी काफी सारा कारण है, लेकिन वो कारण में जाने से पहले हमारे बीच में विशेष अतिथि उपस्थित है डुवर्स का दिग्गज नेता श्री अमरनाथ झा जी हमके बीच में उपस्थित है। और हमने जानेगा ठीक लोकसभा चुनाव के पहले ही बहुत सारा दल बदल मन होला है, बहुत सारा बदलाव होला। तो हमके बीच में उपस्थित है श्री अमरनाथ झा जी, हमारे स्वागत है। नमस्कार। हमरे करे की जे लोकसभा चुनाव 2024 कर रहा है, सेकर में बहुत सारा कुछ बदलाव हमें देखे मिलला। और हमने जानला जे रोरे कर जे पॉलिटिकल कैरियर रहा, पहले रोरे कांग्रेस से शुरुआत कर ली और कांग्रेस में रही, ऊपर बाद में फिर तृणमूल में शामिल हो रही। फिर अचानक से 2024 में कुछ कारणवश रोरे अचानक से ठीक चुनाव कर कुछ दिन पहले ही भाजपा में समर्थन दिली रोरे। तो ये सब विषय के बारे में आज हम जाने चाहिए। रोरे का समर्थन देने के बाद ही आज हमें जाना कि अलीपुरद्वार कर जे सांसद जे कैंडिडेट खड़ा रहे आज बहुमत से जीत चुकी है। तो इस सब विषय के बारे में रोरे से हमें कुछ जानना चाहिए। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आप हमारे घर में आके मेरा एक रिपोर्ट आप लेना चाह रहे हैं। विशेष करके मेरा पॉलिटिकल करियर 1999 साल में मैंने शुरुआत किया था और 2003 में कांग्रेस की स्थापना द्वास के अंदर मैंने किया। और नागराकाटा में जो लाल बूथ बोला जाता था उसमें हमने आपको कांग्रेस का आईएनसी का पताका फहराने के बाद ही मेरा पॉलिटिकल करियर मैंने शुरुआत किया था। उसके बाद लगातार रूप में 2003 की पंचायत इलेक्शन में काफी कम हमारे कैंडिडेट को मैंने आईएनसी से जिता पाया था, करीब 9 कैंडिडेट हमारे जीते थे। उसके बाद में 2008 में फिर पंचायत चुनाव हुई, उसमें 11 कैंडिडेट हमारे जीते, पंचायत मेंबर जीते, पंचायत समिति जिला परिषद हमारा नहीं हुआ। फिर उसके बाद 2011 में कांग्रेस में फिर जोसेफ मुंडा जी को साथ में काम करने का मौका मिला और उनको एमएलए का टिकट देने के बाद उनको फिर विजय हासिल कराया इस इलाका से, नागराकाटा विधानसभा से। 2011 के बाद में 2013 में फिर पंचायत चुनाव हुई, उसमें मुझे फिर टिकट दिया गया धूपगुड़ी ब्लॉक से जिला परिषद का और मैंने 1550 वोट से विनिंग किया और मैं जलपाईगुड़ी जिला परिषद पहुंचा। और एकमात्र सुल्खापाड़ा ग्राम पंचायत को 2013 में 5 ग्राम पंचायत में गठन कर पाए। शुरुआत हमारी हुई थी सुल्खापाड़ा ग्राम पंचायत से। 2013 में गठन हो जाने के बाद में 2014 में मैंने देखा जलपाईगुड़ी जिला में जिला परिषद में मात्र हमारा 19 मेंबर में एकमात्र कांग्रेस आईएनसी की तरफ से मैंने जीत हासिल किया था। मैं अकेला, मुझे वहां पर लड़ना पड़ रहा था, इसलिए मैंने सम्मानीय मेयर गौतम देव जी के हाथ से मैंने तृणमूल कांग्रेस में आया। तृणमूल कांग्रेस में आने के बाद में 2016 में मुझे फिर एक मौका मिला श्री सुब्रा मुंडा जी को जिताने का। तृणमूल कांग्रेस की ओर से मैंने 2016 में सुब्रा मुंडा जी को जीत हासिल करके भेजा विधानसभा में। 2018 में फिर पंचायत चुनाव आई। पंचायत चुनाव में हमारा 5 जीपी में हमारा 3 जीपी हम लोग गठन कर पाए थे और आंध्रा भाषा 1 में 7 महीना तक हम लोग अपना दल की तरफ से उस जीपी को भी हम लोग चलाए थे। 7 महीना बाद हाईकोर्ट के माध्यम से फिर से दोबारा वहां पर वोट चेंज करना पड़ा। इस प्रकार से मेरा पॉलिटिकल करियर 2003 से लेकर 2018 के बीच में मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा और हमारे साथ में जितने भी साथी सबको दिया गया टिकट उनको जिताने में कामयाब। 2019 जब लोकसभा चुनाव आए और समस्त भारतवर्ष में मोदी का लहर चला, उस समय समस्त भारतवर्ष में ही 303 सीट लेकर मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उस समय हम लोगों को तृणमूल कांग्रेस की तरफ से क्यों हारा, इस इलाके में आप लोगों का कमी के चलते हमारा सांसद हारे, इसलिए आप लोग को बैठा दिया जाता है। उस दिन से आप लोग को निकाल दिया गया ब्लॉक सभापति से। उसके बाद से 2021 का विधानसभा में भी तृणमूल कांग्रेस को हार मिली।
विधानसभा में हारना पड़ा। जलपाईगुड़ी जिला में 7 विधानसभा क्षेत्र में मात्र 3 विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस की जीत हुई थी और 4 विधानसभा हारना पड़ा था हम लोग को। उसके बाद से तृणमूल कांग्रेस में ब्लॉक सभापति से निकालने के बाद में मैं लगातार रूप में अपना काम करता रहा। मुझे हिंदी प्रकोष्ठ का जिला सभापति बनाया गया। उसके बाद में मैं मेंटर के रूप में काम करता गया। मैं लगन से काम करते करते यहाँ तक पहुंचा, लेकिन दल कुछ दूसरी ओर दिशाहीन हो जा रही थी। दूसरी ओर उन लोगों को कुछ दिखाई दे रहा था कि नहीं, ये जो पुराने लीडर है इन लोग को हम लोग साइड कर दे और नया लीडर आएंगे तो जीत हासिल होगी। उसी का परिणाम आज आपको देखने को मिला है उत्तर बंगाल में। उत्तर बंगाल में हमारा जो सीट है उसमें मात्र कुछ बिहार हम लोग हारे हैं और मालदा में कांग्रेस की जीत हुई है। तो ये जो आज का जो लोकसभा जो आप पूछ रहे हैं 2024 में जो लोकपाल 2019 में 2.5 लाख वोट से भी ज्यादा वोट से जीते थे और इस बार 75,447 वोट से हम लोग जीत हासिल किए। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, तृणमूल कांग्रेस की ओर से जान लगा दिया गया है पश्चिम बंगाल में। मैं सोचता हूँ ममता बनर्जी ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने चाय बागान में काम किया, पीएचई का काम किया, आपको क्रेच हाउस बनाई उन्होंने चार सुंदरी के रूप में घर दिया, 1,20,000 करके वर्कर्स को पैसा दिया, विभिन्न क्षेत्र में डेवलपमेंट का काम भी उन्होंने किया है। लेकिन दूसरे क्षेत्र में यदि आप देखने जाए उनको कौन आज इस विपत्ति में डाल रहा है? एकमात्र लीडरशिप का चुनाव और लीडरशिप का अहम घमंड और उनका जो विशेष करके जो व्यवहार है और वो ग्रास रूट लेवल में नहीं पहुंच पाए। सिर्फ ममता बनर्जी का नाम लेकर लक्ष्मी भंडार करते हुए भी उन्होंने वोट पाया। लेकिन आज का डेट में मैं कहूंगा कि जो लीडरशिप है, मैच्योर लीडरशिप को आपने बैठा दिया था, जिसके चलते बाध्य होके हम लोग जैसे लीडर को भी तृणमूल कांग्रेस छोड़ के हमें बीजेपी में आना पड़ा। लेकिन हाल ही में जो चुनाव हुआ था, इसका जो रिजल्ट आया, जलपाईगुड़ी अलीपुरद्वार चाय बगानी क्षेत्र में देखा जाए ज्यादातर इधर चाय बगान है और लोगों का कहना है, बहुत सारे दिग्गज लोग हैं जो समाज सेवी लोग हैं, उनका कहना है कि चाय बगानों में तृणमूल का कोई खास काम नहीं हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से ये आप कह रहे हैं कि चाय सुंदरी और 5 डेसिमल जमीन का जो मुद्दा था, बहुत ही ये वाइटल मुद्दा था, इसी कारण से तृणमूल यहाँ पे वोट नहीं पाया बोल के कहा जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कोई भी प्रोजेक्ट आप यदि चाय बगान में भेजते हैं, उस प्रोजेक्ट के बारे में पहले क्या है, ट्रेड यूनियन के जो यूनिट स्तर के नेता होते हैं, सेंट्रल के नेता होते हैं, ब्लॉक के नेता होते हैं, उनको उस प्रोजेक्ट के बारे में जाके समझाना पड़ेगा, तब जाके आपको फ्रूटफुल रिजल्ट वहां से मिलती है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस में क्या है कि आज रात में फैसला हुआ, कल सुबह लागू कर दिया जा रहा है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल रही है श्रमिकों को। श्रमिकों का मुद्दा क्या है, इसको पहले पकड़ना पड़ेगा। श्रमिकों का मुद्दा जब से तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई है और ट्रेड यूनियन बनी है, सबसे अहम मुद्दा यहाँ पर है मैनेजमेंट के द्वारा चाय श्रमिकों के ऊपर में अत्याचार होता है। जिस दिन से मजदूरों का 250 रुपया हाजिरी हुई है, उसके बाद से मजदूरों के ऊपर में उनका टास्क को बढ़ाना, उनके ऊपर में 8 घंटा काम करने का जो प्रस्ताव लेके आए हैं, उनके ऊपर में दबाव बनाना, एक के बाद एक श्रमिकों को शोकॉज नोटिस करना, श्रमिकों को चार्जशीट देना, उनको डिसमिसल कर देना, ये सब दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते चाय श्रमिकों ने तृणमूल कांग्रेस को वोट देने से इनकार कर दिया है। आज चाय श्रमिकों का डिमांड क्या है, चाय बगान का डिमांड क्या है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूँ। विगत 22 वर्षों से रेड बैंक चाय बगान, धरनीपुर चाय बगान, कैरोम चाय बगान, ग्रासमोर चाय बगान, नया साइंडी चाय बगान, ये लोग ग्रेचुटी का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इनका परिस्थिति ऐसा है कि ये लोग प्रोडक्शन कम होने के चलते ये लोग अपना बगान को चलाने में असमर्थ हो रहे हैं। अभी भी ये सब चाय बगान और जो सिख चाय बगान है, 1 चाय बगान पड़े हुए थे, सिख चाय बगान के रूप में अभी आए हुए हैं, इनको फाइनेंशियली हेल्प करना। गवर्नमेंट को ये चाय बगान के श्रमिकों को चाय सुंदरी या 1,20,000 देगी नहीं, आपको ये सोचना है कि किस बगान का लाइबिलिटी कितना है। मजदूरों का लाइबिलिटी है कि उस बगान का दाम यदि 4 करोड़ है तो मजदूरों का लाइबिलिटी है 15 करोड़। ये कब उनका मिलेगा? आज रिटायरमेंट होते जा रहे हैं, उनका अपना पावना पीएफ नहीं मिल रहा है, ग्रेचुटी नहीं मिल रहा है, उनको जो कहीं पर बोनस यूज पड़ा हुआ है। तो चाहे श्रमिक चाय बगान में डिपेंड है, लेकिन का जो असली काम किया हुआ प्रोविडेंट फंड तक उनको नहीं मिलता है।
मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, यदि आने वाला दिन में बीजेपी सरकार चाय बगानों का दायित्व मुझे देती है, मैं अवश्य इन सब मुद्दा को लेके प्रधानमंत्री के सामने में रखने का चेष्टा करूंगा, क्योंकि एकमात्र प्रधानमंत्री जी हैं जो इस बारे में सोच सकते हैं। वो जो लाखों करोड़ों रुपया यहाँ पर हम लोग का इन्वेस्टमेंट करते हैं डेवलपमेंट के लिए, आज उत्तर बंगाल किसलिए नाम है? चाय बगान से। आज जो उत्तर बंगाल का चाय बगान तराई है, दार्जिलिंग है, ये जो है सभी चाय बगान से सुंदर है। तो जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि चाय बगान में कई सारे कमियां हैं और उसे अगर प्रधानमंत्री जी से अगर बात किया जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, तो क्या अब अभी आशा है, उम्मीद है कि अब तो यहाँ पे भाजपा जीत चुकी है, अभी अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी भाजपा जीत चुकी है, तो क्या अब बगान वालों के लिए, चाय बगान श्रमिकों के लिए कोई राहत मिल सकती है उन्हें? अवश्य, ये प्रयास करने से क्या नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि यहाँ के ट्रेड यूनियन के नेता, कोई भी ट्रेड यूनियन के नेता है, ये या तो मुख्यमंत्री को नहीं समझा पा रहे या तो प्रधानमंत्री को नहीं समझा पा रहे हैं। आपको जब ट्रेड यूनियन का सेंट्रल का नेता बनाया गया, स्टेट में जब स्टेट प्रेसिडेंट रखा गया है, तो आपका कर्तव्य बनता है आप जाके मुख्यमंत्री को समझाएं, आप जाके प्रधानमंत्री को समझाएं। चाय बगान की परिस्थिति हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग इम्प्लॉइज थे। आज मैं 58 वर्ष की उम्र में, ये 5 दिसंबर को मैं रिटायरमेंट हुआ हूँ। 36 साल चाय बगान में नौकरी किया हूँ। चाय कैसे लगाया जाता है, चाय का पौधा से लेके उसे मेंटेनेंस से लेके चाय बनाने का, और उन सभी परिस्थितियों को मैं जानता हूँ कि चाय बगान में हमें आपका 1000 लक्ष्मी भंडार में चाय बगान को सुंदर तरीका से पीएफ, ग्रेचुटी, वेजेस, बोनस, अर्नलीव हमारा ये सब मिले, ये चाहिए हमें। हमें 1000 रुपया लक्ष्मी भंडार से नहीं होगा, हमारा भविष्य चाहिए, हमारा भविष्य निधि पीएफ चाहिए, हमें ग्रेचुटी चाहिए। इसका व्यवस्था जो सरकार करेगी, वोटर उसी को। अभी भी नॉर्थ बंगाल में चाय बलाई क्षेत्र के हमारे श्रमिकों का भरोसा बीजेपी के ऊपर में है। ये देख रही है कि तृणमूल कांग्रेस हमारा जो समस्या, मूल समस्या को समाधान नहीं कर पा रही है, वो वोट बैंक का राजनीति कर रही है, लेकिन मूल मुद्दा पर नहीं आ रही, जिसके चलते आज वर्ष के जितने भी हमारे नॉर्थ बंगाल के जो चाय बलाई क्षेत्र के श्रमिकों ने बीजेपी को ही 2019 से वोट देना शुरू किया है। इस बार भी वोट किया है, आने वाला दिनों भी। मैं सीधे तौर पे आप कहना चाहूंगा, ज्यादा समय न लेते हुए, जो इतने सालों से आप कांग्रेस में थे, उस पर तृणमूल में शामिल हुए, फिर बहुत अच्छे रीति से आपने चलाया, लेकिन अचानक से भाजपा में आप शामिल हुए। इसके बाद ये देखा गया कि आपने भाजपा में शामिल होते हुए 75,000 का डिफरेंस आप बता रहे हैं, तो 75,000 के डिफरेंस में मनोज तिवारी जी को आपने यहाँ से जितवा है, अभी वो जीत चुके हैं फिलहाल में, तो कहीं ना कहीं आपका कुछ हाथ इसमें रहा होगा, या आपके वजह से थोड़ा बहुत उनको वोट मिला होगा, इस विषय पे आप क्या कहते हैं? देखिए, अवश्य जब कोई भी 25-26 वर्ष का एक्सपीरियंस वाला आदमी कोई दल छोड़ के कहीं पर जाता है, तो उसका 15-20 हजार वोट होना स्वाभाविक है। और तृणमूल कांग्रेस वाले कुछ टाइम मैंने देखा अबीर खेल रहे थे, अबीर लगा रहे थे कल में, किसलिए लगा रहे थे कि नहीं, यहाँ का डिफरेंस कम से कम 50,000 का डिफरेंस था विधानसभा में, वो रिकवर करके हम लोग 3,500 के आसपास में हम लोग लीड कर रहे हैं। हाँ, तो ये समझदारी का फेर है, ये समय का फेर है। आप ये क्यों नहीं बोलते? ये जो आप 3,500 रिकवर करने से पहले आप ये बोलिए कि हमने काम किया है, ये काम का जीत है, ठीक है। और हम लोग बीजेपी वाले बोलेंगे हमें तो काम करने ही नहीं दिया। अगर काम करने देते तो बंगाल में हमारा रिजल्ट और अच्छा होता है। आज जो हमारा 18 से 12 सीट हमारा पहुंच गया, इसका मुख्य कारण है हमारे जो एमपीज है, एमएलए है, वो काम नहीं कर रहा। डीएम से जब भेंट करने के लिए जाते हैं तो डीएम रहती नहीं है, बात आता नहीं है। तो हमारा उद्देश्य तो हमारा भी डेवलपमेंट का है। आज जो बीरपाड़ा में आप जो रेल गेट का बात बोलते हैं, रेल गेट ऑलरेडी बोलिए जमीन का जो फैसला करके राज्य सरकार रेल का समस्या, फ्लाईओवर का समस्या हम समाधान कर देंगे, लेकिन नहीं दिया जा रहा है। तो मैं तृणमूल कांग्रेस में रहकर भी बहुत कुछ बात जो कर रहे थे, मैं बोल रहा था कि ये सब ऐसा कीजिए, सिर्फ वोट बैंक मत कीजिए। जिस दिन हमारी तृणमूल सरकार चली जाएगी उस दिन हमें रोना पड़ेगा, हमारा जनरेशन को रोना पड़ेगा। आप ऐसा काम करो, सेंट्रल और स्टेट मिल के काम करो। आपका जो दायरा है 10 करोड़ का है और प्रधानमंत्री का दायरा है 140 करोड़ का है। उन्हें 140 करोड़ आबादी के बारे में सोचना पड़ता है, आप 10 करोड़ के बारे में सोच रही हैं। और 10 करोड़ के बारे में यदि सोच रही हैं तो इस क्षेत्र में पढ़ा लिखा व्यक्तियों का संख्या भी है जो समझते हैं। आज यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से सब समझते हैं कहीं न कहीं हमारा दोष है। वोट तो इमोशनली हो रहा है, लेकिन जिस दिन हमारा स्टेट
बैकफुट में चला जाएगा। आज देखिए NREGS के माध्यम से हम जो काम मिलता था, 100 डेज का काम मिलता था, आज ईगो मेटर होके बैठा हुआ है। दोनों पक्ष जीतने अड़े हुए हैं, टीएमसी भी बीजेपी भी, जिसका परिणाम किसको भोगना पड़ रहा है? हमारे गरीब श्रमिकों को भोगना पड़ रहा है, किसानों को भोगना पड़ रहा है। यदि अंडरस्टैंडिंग होता, मिला के वोट बैंक का राजनीति नहीं करते हुए हमारे श्रमिकों का राजनीति, किसानों का राजनीति होता, तो मैं समझता प्रधानमंत्री जी अवश्य कुछ न कुछ इसको सुधार करते। मैं अभी भी कहूंगा, आज को हमारे मुख्यमंत्री 29 सीट लेके पश्चिम बंगाल में आई हुई है, ठीक है, 29 सीट उनको मिला हुआ है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 100 डेज का मुद्दा इमीडिएट आप सोल्व कीजिए, ताकि आने वाला दिन आपके घर से पैसा देना ना पड़े। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से इसको दिलाने का चेष्टा कीजिए। थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाइए राजनीति में, ताकि वो गरीब जनता बच पाए। आप हमारे जो मुख्यमंत्री हैं सभी रेस्पेक्ट करते हैं, चाहे दल के हो चाहे विरोधी के हो, दल सभी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन रेस्पेक्ट का मतलब होता है हमें रोजगार, हमें रोजगार का व्यवस्था कीजिए, हमारा पेट का खाना का व्यवस्था कीजिए। आप कितना दिन ये रेशन अभी जाभी जो आप मुफ्त भी खिला के रखिएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ, चाय बगान का मुद्दा ये स्टेट का भी है, सेंट्रल का भी है। डीपली जाके इसको मेंटेन किया जाए, डीपली सोचा जाए। ये वोट बैंक का राजनीति इस जगह में न किया जाए। वोट तो आता ही रहेगा, प्रत्येक 2 साल में वोट होती है। आज लोकसभा है, 26 में विधानसभा है, 28 में फिर लोकसभा आ जाएगा, फिर आप पंचायत इलेक्शन आ जाएगा और सभा का इलेक्शन करते हैं। तो इसी बीच में हमें डेवलप करना है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट से हम भी आज के दिन में हम आए हुए हैं, हम भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसको मैं समर्थन करूंगा कि आप इस मुद्दा को सुलटाइए। चाय बगान का मुद्दा अहम मुद्दा है, नहीं तो एक दिन ऐसा हो जाएगा चाय बगान से हमारे जो आदिवासी नेपाली भाई सब को आज के डेट में हम देख रहे हैं बाहर में जाके काम करना पड़ रहा है। आने वाला दिन कहीं ऐसा ना हो कि चाय बगान का परिस्थिति खराब होने के चलते सारा मजदूरी यहाँ से गायब हो जाएगा और चाय बगान एक सुंदर हमारा जो बहुत बड़ा इंडस्ट्री ये खत्म हो जाएगा। और मालिक पक्ष को भी सरकार के माध्यम से उनको भी कुछ हेल्प मिलना चाहिए, उनको भी फाइनेंशियली मदद करके उनको भी उठाने का चेष्टा करना चाहिए। जो सिख बगान है, जो बंद बगान है, और जो ए कैटेगरी बी कैटेगरी के जो बगान सब है वो स्टैंडर्ड बगान है। बाकी जो है सी कैटेगरी से लेकर आपको जो सिख बगान और बंद बगान को प्रचुर मात्रा में हेल्प सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट करके उसे उठाने का चेष्टा करें, हम आशा करें। ठीक है, धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और ऐसे ही बहुत सारे मुद्दों को लेके आप लोगों के बीच में लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।